So fourth topic was regarding the fishery sector and the scheme Matsya Sampada Yojana. So अगर हम उसकी बात करते हैं, टेस्टिंग द वाटर्स, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड इट इज़ बीन टोटल 17.5 मिलियन टन्स 2022-23। तो ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड 8% ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया सप्लाई करता है। जीवे इज़ बिन इंक्रीजिंग 1% से एंड इसके अलावा financial aid is being provided by the government as a part of the scheme also. So coastal states में this industry is important. Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, largest share of India's fishermen population coastal states में ही reside करेंगी and तो इसमें सब fact और जो data that is being covered. So what are the issues like sustainability practices होनी चाहिए, export competitiveness होना चाहिए, infrastructure gaps that needs to be addressed, livelihood challenges are facing India's marine fishing industry across the states. So all of these factors are important for economic upliftment. So Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2020-21 में it was launched for 5 years and investment of around rupees 20,000 crores has been allocated. इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है दे वुड बी एड्रेस्ड, फाइनेंसिंग, प्रोडक्टिविटी और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। देन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन कोल्ड स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट, बिकम क्रिटिकल, strengthening of value chains, traceability, quality improvement. So post harvest infrastructure भी बनाया गया अंडर दिस स्कीम एंड हाइजीनिक मार्केट्स होनी चाहिए, होलसेल फिश मार्केट्स जो होती हैं, सुपर मार्केट्स जो होते हैं एंड with this we can say कि so यूनियन बजट 2023-24 में एक और सब स्कीम इसके अंडर लॉन्च की गई, 6,000 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट सो दैट फिश वेंडर्स और जो फिशरमैन और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो वैल्यू चेन में एफिशिएंसीज को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी जो मार्केट आउटरीच है और को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं। एंड देन ये जो रॉड टिप स्कीम है दिस इज बीन कवर्ड। सो सेकेंडरी डील्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंडरी डील्स। सेकेंडरी डील्स जो कैपिटल मार्केट की जो सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स होती है, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी डील्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो डील मतलब अगेन बिटवीन डिफरेंट मार्केट प्लेयर्स कि आपको इतने शेयर्स या तो आप हमारे बाय कर लो थ्रू द सेकेंडरी मार्केट, इतने प्राइस पे आप बाय कर लो। सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ पे हमारे लिए एक तो जो ट्रेंड रहा है वो इम्पोर्टेंट है। 2021 में ई कॉमर्स कंपनीज टॉप पे थी, फॉलोड बाय फिनटेक। 2022 में भी सो फिनटेक टॉप पे आ गई, देन वी हैड लॉजिस्टिक्स, हेल्थ एंड टेक। सो ई कॉमर्स दे वी कैन से कि आउट ऑफ द ट्रेंड ही हो गया जो ये रैंकिंग है। एंड 2023 में फिनटेक टॉप पे, देन फॉलोड बाय एग्री टेक एंड देन सैस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सो ये एक मतलब छोटा सा आइडिया जो हमें पता होना चाहिए दैट वी कैन टेक अप फ्रॉम एयर। तो यहाँ से भी वी कैन से कि हाउ इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन थ्रू सेकेंडरी मार्केट एंड borrowing can also be done by the different market players. So edtech platform है, Eruditus example है, we can just look at this. Private banks face compression in NIM amid higher cost of the funds. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोल रहा है कंप्रेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ये मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द बैंक्स। जब हम असेस और एनालाइज करते हैं कि बैंक की इनकम कैसे चेंज हो रही है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक्स
लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरेस्ट जो बैंक हमें एज अ कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑन आर लाइक सपोज जो सेविंग्स अकाउंट है। तो दो इंटरेस्ट इनकम है जो बैंक एक तो अर्न करता है और एक बैंक को रिटर्न करना पड़ता है टू द डिपॉजिटर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर रिटर्न्स। तो इन दो इंटरेस्ट रेट को माइनस करते हैं तो उससे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक को कितना मार्जिन बच रहा है तो वो उन बैंक का प्रॉफिट हो गया तो वो कम हो रहा है बिकॉज जो हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स है हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब कि जो बैंक्स को जो डिपॉजिट बैंक में हम करते हैं डिपॉजिट रेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज बैंक के डिपॉजिट भी कम हो रहे थे तो बैंक ने डिपॉजिट रेट को इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट को सो दैट ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स हो बैंक में तो हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के लिए। तो ये हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इट इज रिलेटेड टू द लोन्स। लोन्स पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो बैंक के फेवर में होता है बट अगर डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है तो बैंक के फेवर में नहीं है वो। सो यहाँ पे एग्जांपल्स भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्राइवेट बैंक्स के हाउ दे हैव बीन चेंजिंग। सो Q3 अगर फाइनेंशियल 2024 की बात करते हैं तो यू कैन सी कि कम हो रहा है। HDFC बैंक का 3.6 ही बचा है ICICI का 4.4 5.22 ऑल्दो मार्जिनल है बट इस पे ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है फॉर द बैंक्स। IDFC बैंक का इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ से ये important factor that we can take away. Assets under management, this we have talked. Cyber security are the key challenges for the banks and mobilizing the deposits. तो आज के टाइम में दो मेजर challenges है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अनसिक्योर्ड लोन्स का शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग CD रेशियो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो GNPA although they have been declining for the bank so that is we can say a positive thing and यही सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स? मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स मीन्स जो अभी हम बोल रहे थे कि वी एज कंज्यूमर्स हम अपने बैंक में ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना प्रेफर नहीं करें जो सेविंग्स अकाउंट हम ओपन करते हैं बैंक में। तो ये उन डिपॉजिट्स की बात हो रही है बैंक के लिए कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट होगा इंक्रीज होगा वो उसी उन डिपॉजिट से ही बैंक लोन देता है ना। तो इसलिए वो लोन के ऊपर जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है वो भी डिपॉजिट्स ही इम्पैक्ट करते हैं। तो बैंक्स इतने ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो इसलिए वो चैलेंज हो गया बैंकिंग सेक्टर के लिए बिकॉज वी आर सीइंग स्ट्रक्चरली जो शिफ्ट हुआ है पीपल आर यूजिंग देयर मनी एंड फंड्स टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इन योर सेविंग्स अकाउंट तो दैट इज वाई इट इज बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द बैंक्स। ओके ओके। Oh, Storm Isha batters UK. So MIT finds कि humans are still cheaper than artificial intelligence in vast majority of jobs. So ये भी एक थ्रेट है। अगर ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा कि AI ज़्यादा चीपर हो जाएगा तो वो उससे ज़्यादा और जॉब रिस्क लूजिंग ऑफ द जॉब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट अभी तो वी सी AI फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लेंस ऑफ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। तो जहाँ पे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी के हिसाब से AI ज़्यादा हेल्प करेगा तो दोज एरियाज वी आर सीइंग AI इज taking over the humans. So cost benefit ratio of the computer vision is most favorable in segments like retail, transportation, warehousing, and healthcare. So this is the sentiment machines will steal our jobs because of rapid technological changes, but at the same time higher skill jobs create भी हो रही हैं तो informal sector के लिए थोड़ा challenge आता है। Taxing the ultra rich. Microsoft CEO Bill Gates, he was a former CEO. So those who have the most in terms of wealth and income, whether it is countries, चाहे companies हो या individuals हो, should be pushed to be more generous. तो और कैसे philanthropic activities increase की जा सकती है on voluntary basis. So ये कि this would be helping in reducing the income inequality, but again इसको realize करना सबसे बड़ा challenge है। High investment rate.
strong corporate profitability does not guarantee an investment boom. So only profitability डिसाइड नहीं करती है कि इन्वेस्टमेंट रेट वुड गो अप, और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं लाइक जो बेसिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट है, हाउ इजीली यू कैन डू, एंड देन कंप्लायंस कॉस्ट जो होती है, दैट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स डिटरमाइन, एंड देन एक पर्टिकुलर कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ इज बीन द मोमेंटम एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने पॉजिटिव हैं. So given this, all of this collectively decides the investment rate. So if we go by this, National Statistical Office comes under the Ministry of Statistics Program Implementation. So these are the GDP forecast. Crowd in the private investment. कुछ दिन पहले हमने बात करी थी crowding out इफेक्ट क्या होता है. तो crowding in उसका पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट है crowding in of the private investment, कि governments thrust on the capital expenditure, starting to crowd in the private investment and the ebullience in the residential housing. So यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो फिजिकल एक्सपेंडिचर का एज अ पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज भी कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कि गवर्नमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट कर रही है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन मतलब और अट्रैक्ट भी करता है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कि बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अगर गवर्नमेंट ही ज्यादा बोरो कर लेगा फ्रॉम द बैंक्स, तो बैंक्स के पास लेस अमाउंट ऑफ फंड्स बचेंगे फॉर लेंडिंग, तो प्राइवेट सेक्टर फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन, एक किनसे एक लिमिटेड अमाउंट ही फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं. तो दिस शुड बी क्लियर कि कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है. एंड इसके आज अलावा क्राउडिंग इफेक्ट होता है, ये होता कैसे है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है? फैक्टर्स यही जो अभी मैंने जस्ट बोला, वही फैक्टर्स हैं कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी में करे, अगर आप मतलब सोचो, इस चीज़ को विजुअलाइज करो कि गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एक इकोनॉमी के ज़्यादा लेकिन से पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर कोई एक गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करिए, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट नहीं करता है, जो इन टर्म्स ऑफ सैलरी ज़्यादा पे कर रहा है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो उन्होंने डेट ले रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स उनको ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के जो लिए ऐसा. एक्चुअल ग्रोथ हो रही है वो कम है जितना हाँ. शो हो रहा है। हाँ, और फ्यूचर की ग्रोथ भी जो है, जो आज के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर जो प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करता है. तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, वो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर. डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, वो क्राउडिंग आउट होता है पहले. आई होप दिस इज क्लियर. यस मानसी, दैट इज क्लियर। ओके, ठीक है. तो पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की इंक्रीज हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हो सकती है, जो हम बोलते हैं कि री इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सो हेयर वी कैन सी कि सेंटर के जो स्पेशल टैक्स लोन स्कीम है, फास्टर टैक्स डेवल्यूशन हो रहा है, फेयरली स्ट्रॉन्ग ओन टैक्स रेवेन्यूज हैं, तो ये चीज़ भी सपोर्ट करे गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को. एंड इसमें अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, सो टू बी श्योर जो सेंटर का बजट कैपेक्स है ग्रू एट एन अनप्रेसिडेंटेड 43% रेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस करंट फिस्कल. जो लार्ज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एंड रेलवेज, दे हैव सीन combined annual investment growth of 22% in April to December. States too have pitched it with 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले. तो स्टेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, सेंटर भी, एंड रेलवेज, नेशनल हाईवेज, पीएसयूज, ऑल ऑफ देम, these are the main, we can say, prominent areas where we can see capex being done.
फिनटेक रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट नेक्स्ट। तो इनिशियली अगर हम बात करें, सो फार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिनटेक रेवोल्यूशन, टॉकिंग अबाउट यूपीआई and rising reliance and the, we can say, the share of the fintech companies in terms of, like, for example, Paytm is there, or even like we talk about Muthoot Finance also. Then baki fir we saw more important modern technology like artificial intelligence, it came up. So उससे और ज़्यादा like जो facial scans था उससे security भी कहीं ना कहीं increase हुई है, and at the same time financial frauds भी increase हुए हैं. Then हमने कल बात करी थी न्यू बैंक्स की, तो न्यू बैंक्स भी increase हुए हैं which are completely digital in form. So cyber risk be at the same time they're posing a significant threat. So challenges, they can spur agile and proactive regulatory responses, safeguard the user's interest. So और innovations, अगर हम Gen Z consumers की बात करें, they are entering the job market, will be boldly invest their earnings predominantly via the digital platforms. So fintech में again हम डीमैट अकाउंट्स की भी बात कर सकते हैं, जो डिजिटली ब्रोकर्स आए हैं. वी आर हैविंग सो मेनी एप्स, जीरोधा है, देन देयर इज जनधन, एंड जो आपको चीपर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आपको अलाउ करते हैं ऑफ ओपनिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट्स. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिनटेक रेवोल्यूशन. एंड fintech companies will play a defining role in the dynamics with over $400 billion worth of business in India. This is the target for the next 7 years, कि it would grow up till $400 billion in size, which is huge. So fintech revolution में e-commerce revolution भी एक इसका component रहेगा. E-commerce के लिए we are seeing कि there would be a policy very soon. And smartphone penetration and fall in the data prices. So this has helped in e-commerce revolution. So around 759 million Indians, they are active internet users. And it is going to grow up till 900 million by 2025. And 40% India's population consists of people under the age of 25 years. So a demographic dividend. Karuna, you were saying something? 5 years. क्या बोल रहे हो? Nothing, nothing. Okay. So बस यहाँ पे चैलेंज यही है कि डिजिटल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं एंड डीप फेक्स, हाउ दैट कैन मिसगाइड द यूजर्स. एंड जो हमने बात करी डीप फेक्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे दे आर बीइंग मिसयूज्ड. Okay, you can take the Hindi newspaper. Divya can start with this. रामलला के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज में शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है. शांति, पीस का, धैर्य, पेशेंस का, सद्भाव जो सोशल हार्मोनी की बात करते हैं, और समन्वय कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से किया जाएगा. इन सभी के साथ साथ वह एक नई ऊर्जा को जन्म देगा, क्योंकि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है. राम विवाद नहीं है, राम समाधान है. राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके राम है. उन्होंने कहा कि ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा कि भारत के उत्कर्ष का, भारत के उद्भव का. ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकास का. सूर्योदय योजना हाँ, वो कवर कर लिया हम. मेरा परिवार मेरी पहचान, हरियाणा की जो 26 जनवरी को झांकी निकलेगी, उसकी थीम मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र होगा. इसका रीजन ये है कि जो हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो हरियाणा उसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले नंबर पर. तो उस चीज को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा. और दूसरा, मेरा परिवार मेरी पहचान को फैमिली आईडी से भी जोड़ा जाता है, ताकि सारी डिटेल एक ही डॉक्यूमेंट में ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा सके और उनको
जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब उपलब्ध कराई जा सके। इसे महिला सशक्तिकरण से जो उसमें प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है उसमें, और जो भी पुरानी सभ्यता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो राखी गढ़ी में देखने के लिए मिलती है, उनसे उन सभी के साथ जोड़ा जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शाया जाएगा। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है भारत में उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा इस वर्ड का? उत्कृष्ट आप इसको लिख लो फिर बता देना बाद में। एक्सीलेंस। ठीक है। पलायन की उल्टी धारा। तो यहाँ बात की गई है रिवर्स माइग्रेशन की, कि किस तरह से हम देखते हैं कि हमें रिवर्स माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है। उसका एक रीजन है कोविड की। कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था पलायन का मतलब वो होता है माइग्रेशन। कोविड-19 के समय में स्थिति उत्पन्न हुई थी कि सभी लोग वापस आए थे, तो उस तरह की जो रिवर्स माइग्रेशन की प्रवृत्ति है वो हमें अभी और देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण हो सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण। जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो शहरों की जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण लोग गांवों की तरफ जाना आरंभ कर रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हम मोटा अनाज या फिर जो मिलेट्स की बात करते हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, ताकि जो पोषण मिलना चाहिए वो मिल सके। जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा रहा है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से जो रिवर्स माइग्रेशन है उससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। वो क्या होगी, वो ये होंगी कि जब शहरों से गांवों की तरफ लोग जाएंगे तो गांवों में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब जीएसटी इंक्रीज होता है तो उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली उसी लेवल को बनाए रखने के लिए रिवेन्यू की जरूरत होती है, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी लेवल पर डेवलप करते रहने के लिए जो वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिएगी, उसको किस तरह से देखा जाएगा और उसको किस तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा कि जो स्कूल को बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं सब किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर बुनियादी सुविधाओं के तौर पर प्रदान की जाएंगी। इन सभी के माध्यम से सकारात्मकता ये होगी कि जो गांव है वो अधिक तेजी से विकसित होंगे। जो उसमें कृषि पालन है, पशुपालन है, और जो पर्यावरण में हम देखते हैं कि जो समस्या देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, या फिर जो सोइल प्रदूषण देखने के लिए हमें मिलता है ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से, तो उन चीजों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। और सरकार द्वारा जो स्कीम दी जाती है, एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, और सभी के तहत जो चीजें मिलती हैं उनके माध्यम से उसको जो आम आदमी की आय है उसको बढ़ाया जा सके। भाव से अभाव तक। जब हम भाव की बात करते हैं तो भाव दो चीजों के लिए हो सकता है। एक होता है प्राइस, जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो उसको भी भाव कहा जाता है। भाव इमोशन की, किस तरह से इंसान किस स्थिति में व्यवहार करेगा, उसके उस स्थिति को लेकर क्या भाव होंगे, तो उसके अनुसार बताया गया है कि जब हम विज्ञान के अनुसार बात करते हैं कि किस तरह की जीवन हमें अपनाना चाहिए, किस तरह से किस परिस्थिति में हमें व्यवहार करना चाहिए, तो वो वहां हमें प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है कि हमें भाव को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन जब हम आम जीवन की बात करते हैं वहां हम देखते हैं कि भाव का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इमोशन नहीं होंगे तो मनुष्य और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो किस तरह से सही और गलत करने की जो क्षमता है वो हमें हमारे इमोशन से मिलती है, तो उनका होना भी जरूरी है। विद्या यह मुक्ति है, यानी शिक्षा वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, हमारी सोच का विस्तार करती है और हमारे विकास में मदद करती है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि जो मातृभाषा, अपनी जो रिजुअल लैंग्वेजेस है उनको बढ़ाने की बात की जाती है, ताकि जो बच्चों के अंदर जो सोचने की क्षमता है, तार्किकता है, वो बढ़ सके, और वो और अधिक अपनी जो शिक्षा में उनके सारे बंधनों से मुक्त हो सके। कल्प मेधा। मूर्ख का मनुष्य दर्शन को भूल में, विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पंडित्य में हजम कर लेता है। बर्नार्ड शॉ। मानसी। मूर्ख का मस्तिष्क दर्शन को भूल में
विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पांडित्य में हजम। मेरे को इसका एग्जैक्ट कन्वर्जन के बाद समझ में आएगा। आप एक बार इसका मतलब हम्म जैसे जो दर्शन दिए गए हैं शंकराचार्य द्वारा, जैसे एकवाद का जो दर्शन दिया गया है, वो कह देते हैं कि उनको भूल में, और जो विज्ञान द्वारा जो भी खोज की गई है उनको अंधविश्वास में, कला को पंडित। अगर हम कोई आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छी चीजें करता है, हम उससे ये कह दे कि वह पांडित्य पंडित के का साथ तुलना। पांडित्य का क्या मतलब मीनिंग है? पांडित्य का मतलब मेरे अकॉर्डिंग है ब्राह्मणों से रखा गया है, जिस तरह से वो अपने मंत्रों को और उसके उपचारों को उसके लिए रखते हैं ना, कि उन्हें रहते हैं याद, और उस तरह से कनेक्ट किया गया है ठीक है। पांडित्य। नासा के अंतरिक्ष यान में चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया। यही कवर। रिवर्स तकनीक। ये वाला तो कर धर्म चुके। और सर, हाँ, धर्म और सरकार वाला ले लो। धर्म और सरकार के बीच का अंतर होता जा रहा है क्षीण। तो ये बताया गया है कि किस तरह से जब हम बात करते हैं धर्म की और सरकार की, जो उनके बीच का अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है। क्षीण का मतलब बहुत ज्यादा कम होता जाता है, नैरो होता जा रहा है। तो जब यहाँ इन्होंने आलोचना की है कि जिस तरह से राम मंदिर के भव्य प्रोग्राम किया गया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसको इतना महत्व दिया गया है, वह उस चीज को कम करता है। क्योंकि जो भारत को हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य के तौर पर देखते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जितनी महत्व यहाँ इनको दिया गया है, क्या उतना ही सभी को और जो अन्य धर्म है उनको भी दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी भारत में रहता है वह अपने धर्म को इतना मान दे सके और उन्हें समान अधिकार मिल सके जितना अन्य धर्म को मिल रहा है। जो अपना धर्म है उनको, हिंदू धर्म को मिल रहा है, उतना अन्य धर्म को भी मिले। नाइजीरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में जो अ, विदेश मंत्री जयशंकर जी है, उन्होंने बोला था कि अगर हमें ग्लोबल साउथ की बात करते हैं कि किस तरह से कनेक्ट किया जाए, किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए, तो उसके लिए जरूरी है एकजुटता और एकजुटता की मानसिकता। अगर सभी साथ होंगे, सभी एक साथ मिलकर जो भी चैलेंजेस है उनका सामना करेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कम बारिश के कारण और जो फसल खराब हो जाती है उसके कारण हम देखते हैं कि जो मराठावाड़ा में 1088 किसानों ने आत्महत्या कर दी। उनके कारण यही थे कि बारिश नहीं होती या फिर फसल खराब हो जाती है, या जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसको किस तरह से देखा जाए? अगर हम 2022 और 23 की तुलना करते हैं तो इसमें 65% वृद्धि देखने के लिए मिली है हमें किसानों की आत्महत्या। और अभी हमने कवर किया था विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि कानूनों के अनुरूप कार्य करे। इसमें याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था वो ऑनलाइन दिखाया जा रहा था, प्रसारण किया जा रहा था, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई और मौखिक दिशा निर्देश दिए गए। मतलब सरकार द्वारा बोलकर, मौखिक का मतलब होता है जो बोलकर निर्देश दिए जाते हैं, उनको कानून बनाया गया। तो इस तरह की याचिका डाली गई है कि कुछ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रसारण था उसको रोक दिया गया, और जो उसके बाद की पूजा प्रतिष्ठा थी वहां नहीं की गई, तो उसको लेकर विवाद है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून दिए गए हैं उन्हीं का पालन हो, ना कि मौखिक कानून बनाए जाए, हम्म मौखिक दिशा निर्देश।
साइक्लोन 2 भारत और मिस्र के बीच में थल सेना जो आर्मी है उनका सैन्य अभ्यास है, ये 2000 अब सेकंड है तो 2023 में स्टार्ट किया गया था। इस पिछली बार भारत में होता, इस बार मिस्र में हो गई। बीटिंग द रिट्रीट जो ये है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। और जो 26 जनवरी वाले दिन जो भी धुन या फिर जो भी संगीत भारतीय नागरिकों द्वारा जो उनके द्वारा बजाया जाएगा उसी को ही प्रस्तुत करना है। माई गांव पोर्टल पर एक वीडियो बना के अपलोड करनी है 45 से 60 सेकंड के बीच का, और उसके अकॉर्डिंग फिर धनराशि बांटी जाएगी जो भी उसमें जीतेगा। तो ये देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है माई गांव पोर्टल। ठीक है। टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना। चिराग शेट्टी के जो फ्रेंच ओपन के लिए अगला इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलेंगे। हार से निराश नहीं पर जीत की भूख बरकरार। यहाँ देखा जा सकता है कि हारने के बाद भी निरंतर कार्य करते रहना जरूरी है। ठीक है। Okay, thank you so much everyone for joining us on Ansarkari. Do subscribe to the channel.